स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है? कुछ होते हैं कमर्शियल बैंक्स, कुछ हैं कोऑपरेटिव बैंक्स और कुछ हैं डेवलपमेंट बैंक्स। बहुत सिंपल, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? कुछ हैं कमर्शियल बैंक्स, कुछ हैं कोऑपरेटिव बैंक्स और कुछ हैं डेवलपमेंट बैंक्स। एक एक करके इन सभी बैंक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। अच्छा, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? कमर्शियल बैंक्स में ज़्यादातर होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और कुछ होते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। बहुत सिंपल, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? एक तो होते हैं कमर्शियल बैंक्स, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स और तीसरा डेवलपमेंट बैंक्स। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। ज़्यादातर होते हैं इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और कुछ होते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इनको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज? एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अच्छा, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनमें एक तो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। दूसरा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में होते हैं प्राइवेट इंडियन सेक्टर बैंक्स। और ये जो प्राइवेट इंडियन सेक्टर बैंक्स हैं इनमें कुछ तो ओल्ड प्राइवेट इंडियन सेक्टर बैंक्स हैं और कुछ न्यू वाले हैं। और फिर तीसरा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में है प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स और चौथा होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। बहुत सिंपल, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? कुछ होते हैं कमर्शियल बैंक्स, कुछ होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स और कुछ होते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। अच्छा, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। ज़्यादातर होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और कुछ होते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इनको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज? एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दूसरे हैं प्राइवेट इंडियन सेक्टर बैंक्स, तीसरे प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स और चौथे रीजनल रूरल बैंक्स। अच्छा, ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं ये कौन से वाले बैंक्स हैं? बहुत सिंपल है, जितने भी ऐसे बैंक्स हैं जो कि RBI एक्ट ऑफ 1934 के 2nd शेड्यूल में लिस्टेड हैं, 2nd शेड्यूल में मेंशन्ड हैं, उनको बुलाया जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। बहुत सिंपल, जितने भी ऐसे बैंक्स हैं जो कि RBI एक्ट ऑफ 1934 के 2nd शेड्यूल में लिस्टेड हैं, 2nd शेड्यूल में मेंशन्ड हैं, उनको बुलाया जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनको रेगुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। थोड़ा सा ध्यान देना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स जो कि RBI एक्ट ऑफ 1934 के 2nd शेड्यूल में लिस्टेड हैं, 2nd शेड्यूल में मेंशन्ड हैं। और ये जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इनको रेगुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। अच्छा, कोई बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन गया तो उसको कई सारे फायदे मिल जाते हैं। जैसे अगर उसको कभी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सीधे सीधे RBI के पास में जाएगा और RBI उसको पैसा देगा एट द बैंक रेट, एट द रेपो रेट, एट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इन तरीकों से अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो बैंक सीधे सीधे RBI के पास में जाके पैसा ले सकता है। लेकिन अगर कोई बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। जैसे इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को CRR मेंटेन करना पड़ता है, SLR मेंटेन करना पड़ता है। तो कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं। अब एक सवाल ये आता है कि कोई भी बैंक अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बनना चाहता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। देखो, 2 ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं।
एक तो बैंक की जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स हैं वो कम से कम 5 लाख के होने ही होने चाहिए। जो भी बैंक चाहता है कि उसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के जैसे रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, तो उसकी पहली कंडीशन क्या है कि बैंक की जो पेड अप कैपिटल है और रिजर्व्स हैं वो कम से कम 5 लाख के होने ही होने चाहिए। रिजर्व्स तो हमें समझ में आता है। पेड अप कैपिटल क्या होती है? जब बैंक अपने शेयर्स निकालता है तो शेयर होल्डर्स ने उन शेयर्स के बदले में कितना इन्वेस्ट किया, उसको बुलाया जाता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स कम से कम 5 लाख के होने चाहिए। और दूसरा बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि जब भी कोई बैंक आरबीआई के पास में जाएगा अपने के लिए ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाली कैटेगरी है उसका रिकॉग्निशन लेने के लिए, तो उसको आरबीआई को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो जो भी कामकाज कर रहा है दैट वर्क इज नॉट डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ देयर डिपॉजिटर्स। मतलब बैंक को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा आरबीआई को कि जो भी डिपॉजिटर्स होंगे उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई भी काम नहीं करेगा बैंक। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो उसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के जैसे रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। एक तो क्या है कि बैंक की पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स कम से कम 5 लाख होने ही होने चाहिए, और दूसरा उसको आरबीआई को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो भी डिपॉजिटर्स होंगे उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बैंक काम नहीं करेगा। अच्छा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स हैं? वो बैंक्स जो कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं। और जितने भी ऐसे बैंक्स हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं हैं उनको बुलाया जाता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। बहुत सिंपल, जितने भी ऐसे बैंक्स हैं जो कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं उनको बुलाया जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और जितने भी ऐसे बैंक्स हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं हैं उनको बुलाया जाता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं सिवाय कुछ के। कुछ लोकल एरिया बैंक्स को छोड़ दो और कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़ दो, तो जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में वो सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इनको 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। हालांकि कैटेगरीज तो 4 ही हैं, लेकिन ये जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक तो एसबीआई है और एसबीआई के अलावा कई सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। एसबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक्स को कभी कभी अलग अलग कैटेगरी में रख के देखा जाता है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो 5 कैटेगरीज हो जाएंगी। कौन कौन सी कैटेगरीज? एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक्स, तीसरा इंडियन प्राइवेट बैंक्स, चौथा प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स और पांचवा रीजनल रूरल बैंक्स। अभी अभी इसके बारे में हमने बातचीत की थी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत देखा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फटाफट से देख लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी क्या है। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले बुलाया जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये सब हमने पढ़ा हुआ है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज किया गया था। कौन कौन से 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे? एक तो बैंक ऑफ कैलकाटा था जिसको फॉर्म किया गया था 1806 में, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे था जिसको फॉर्म किया गया था 1840 में, और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास था जिसको फॉर्म किया गया था 1843 में। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज किया गया था 1921 में और फॉर्म किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। फिर 1955 में ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको नेशनलाइज किया गया और इसका नाम बदल के रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि शुरुआत से ही नेशनलाइज्ड है, क्योंकि शुरुआत से ही स्टेट ओन्ड है, तो इसको कभी कभी अलग कैटेगरी में रख के देख लेते हैं अपन। बाकी कहानी ये की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी क्या है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था जिसको 1921 में फॉर्म किया गया था 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके। कौन कौन से 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स? बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया और इसका नाम बदल के रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1961 में एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7 रीजनल बैंक्स को अक्वायर किया
जो कि फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में हुआ करते थे। 7 रीजनल बैंक्स को अक्वायर किया एसबीआई ने 1961 में, और उनके नाम भी बदले गए। नाम क्या रखे गए? बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ये जो बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, इसको अक्वायर एसबीआई ने कब किया? 1961 में, लेकिन इसको 2008 में अल्टीमेटली एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया। तो आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र कुछ है नहीं, सब कुछ एसबीआई में मर्ज हो गया है। ऐसे ही एक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर हुआ करता था, इसको भी एसबीआई ने एक्वायर तो 1961 में किया था, लेकिन अल्टीमेटली 2010 में इसको भी एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, इन पांचों को भी 1961 में एसबीआई ने एक्वायर किया। और फाइनली 2017 में इन पांचों बैंक्स को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज किया गया 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज किया गया 2010 में, और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, इन सबको भी अल्टीमेटली एसबीआई में मर्ज कर दिया गया 2017 में। 2017 में एक भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज किया गया था एसबीआई में। ये जो भारतीय महिला बैंक है, इसको अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2013 में। इतना श्योर है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इस भारतीय महिला बैंक को स्टैब्लिश किया था। आई थिंक 2013 में ही स्टैब्लिश किया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली 2017 में इसको भी मर्ज कर दिया गया इन एसबीआई, इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी क्या रही है? बेसिक सिंपल बात है, ये तो हमने पहले भी देखा हुआ था, ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था, ये स्टैब्लिश किया गया था बाय मर्जिंग 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया और इसका नाम बदल के नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नई चीज पढ़ी है आज हमने। 1961 में एसबीआई ने 7 रीजनल बैंक्स को अक्वायर किया। ये जो 7 रीजनल बैंक्स थे, ये थे फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बैंक। इनके नाम भी बदले थे। कौन कौन से बैंक्स थे? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जिसको अल्टीमेटली एसबीआई में मर्ज कर दिया गया 2008 में। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जिसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया 2010 में। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, इन सबको भी अल्टीमेटली मर्ज कर दिया गया एसबीआई में। कब? 2017 में। इन सबको अक्वायर कब किया था? 1961 में। और 2017 में ही एक भारतीय महिला बैंक हुआ करता था, उसको भी मर्ज कर दिया गया इन दी एसबीआई। अच्छा, एट प्रेजेंट एसबीआई का कोई भी एसोसिएट बैंक नहीं है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है एसबीआई का हेडक्वार्टर। एसबीआई हमारे कंट्री का लार्जेस्ट बैंक है। अगर शेयर में देखें तो 23% मार्केट शेयर एसेट्स का कौन से बैंक के पास में है? एसबीआई के पास में है। और 25% शेयर लोन और डिपॉजिट मार्केट का किसके पास में है? एसबीआई के पास में है। एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक। एसबीआई जो है उसको नेशनलाइज्ड बैंक्स की कैटेगरी में कभी कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज एसबीआई हमेशा से ही स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बाकी जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनको बाद में नेशनलाइज किया गया है, लेकिन एसबीआई शुरुआत से ही नेशनलाइज्ड बैंक है, या ये कहें कि स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसको उस सेंस में नेशनलाइज्ड बैंक्स की कैटेगरी से थोड़ा सा अलग करके देखा जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन है, फैक्चुअल सेशन है, 1-2 बार देखो, अपने नोट्स बनाओ, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।